आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की क्लास में आपका नया टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। हाँ, देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है और ये उपसय संयोजक यौगिकों की ज्यामिति है, उनका रंग है, उनकी चुंबकीय गुणों है, इन सभी प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। हम बात करेंगे इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। तो ये सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अब पोलिंग ने उस वक्त में क्या क्या चीज़ें बताई थी उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पोलिंग ने क्या बताया, देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर मैं एक बार और बताऊंगा आपको। जैसे कोई भी उपसय संयोजक यौगिक है, जैसे K4FeCl6, यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर की स्पेसीज आयनिक मंडल, ब्रैकेट को आप बोलोगे समन्वय मंडल, ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये क्या हो गया आपका लिगेंड। तो इस सिद्धांत का जो प्रथम बिंदु है या पहला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक चीज़ का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो Cn है वो लिगेंड है और Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पर दाता परमाणु की तरह बिहेव कौन करेगा, दाता परमाणु की तरह बिहेव करता है सदा आपका लिगेंड। मतलब पहला बिंदु क्या हो गया कि लिगेंड के पास दान करने के लिए लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपलब्ध होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, उपसय संयोजक बंध बनेगा कैसे। उपसय संयोजक बंध बनता है केंद्रीय धातु परमाणु और आपके लिगेंड के बीच में। उपसय संयोजक बंध को इस तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लिगेंड है जो आपका, उसके पास में दाता परमाणु है कार्बन। अब इस दाता परमाणु के पास में कम से कम उपसय संयोजक बंध बनाने के लिए एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं इसे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होना चाहिए। ये वाला Cn जो लिगेंड है उसमें कार्बन परमाणु Fe को एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे rहा है, तो इस बंध को अपन क्या बोलेंगे, उपसय संयोजक बंध। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और है। दूसरी कंडीशन क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। अब रिक्त कक्षक, अब भाई Cn जब लिगेंड देगा, मतलब Cn लिगेंड जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो देता तब है जब Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड को अपने पास में रखने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास में क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। ये अकेले देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये देने का काम कर रहा है तो लेने वाले के पास में भी क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। अब रिक्त कक्षक कैसे हो सकते हैं, समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक उपलब्ध होने चाहिए।
मतलब क्या होगा कि या तो ऐसे कक्षक उपलब्ध होने चाहिए जिनकी ऊर्जा समान हो या फिर क्या हो, उनकी लगभग ऊर्जा समान हो। ऐसे कक्षक किसके पास में उपलब्ध होने चाहिए? आपके केंद्रीय धातु परमाणु के पास में उपलब्ध होने चाहिए। जैसे ही आपका केंद्रीय धातु परमाणु रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, लिगेंड के जो कक्षक है वो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन का मतलब है कि लिगेंड के कक्षक और केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, आपस में मिश्रित हो जाएंगे। और मिश्रित होने के पश्चात उतनी ही संख्या में लिगेंड जितने बंध बनाएगा उतने ही क्या होने चाहिए? रिक्त कक्षक होने चाहिए। और जितने रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के हैं उतने ही कक्षक लिगेंड के होंगे। और ये कक्षक आपस में मिश्रित होंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे और उतनी ही संख्या में, जैसे यहाँ पर लिगेंड 6 है, प्रत्येक लिगेंड एक बंध बना रहा है, तो यहाँ पर 6 कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। और ये 6 के 6 कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के 6 कक्षक के साथ आपस में अतिव्यापन करके 6 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। लिगेंड के कक्षक व केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन के पश्चात उतनी ही संख्या में, जैसे मान लो 5 कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं तो नए ही 5 ही कक्षक बनेंगे तथा अतिव्यापन के पश्चात उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए कक्षकों को, इन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो संकरित कक्षक बता दिया कि कौन से कक्षक संकरित होंगे। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने ये बताया कि संकरित कक्षकों के आधार पर यौगिक का संकरण पता चल जाता है। समन्वय यौगिक का या संकुल यौगिक का हमें संकरण पता चल जाता है और संकरण के आधार पर प्रत्येक यौगिक की ज्यामिति का आंकलन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपके संकरण में केवल 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं, संकरण 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं, जैसे एक S है और एक P कक्षक है, तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया? sp संकरण। और sp संकरण के लिए ज्यामिति सदैव क्या बताई गई है? ज्यामिति सदैव होती है रेखीय। अब यहाँ पर विशेष बात यह है, ध्यान रखने योग्य जो बात है वो देखो, ज्यामिति रेखीय होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन ज्यामिति की बात करते हैं। हाँ, ज्यामिति निर्भर करती है किसी भी यौगिक के संकरण पर। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं संकरण, अगर मान लीजिए 2 ही परमाणुीय कक्षक या 2 ही कक्षक है, जैसे S और P कक्षक है, वो अगर संकरण में भाग लेते हैं तो ज्यामिति बनती है सदा, ज्यामिति का नाम हो जाएगा रेखीय। कैसे? जैसे हम रेखीय ज्यामिति की अगर बात करें, ये हो जाएगा ज्यामिति का नाम। और ज्यामिति दिखाई कैसी देती है? ज्यामिति देखो कैसे दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए
केंद्रीय धातु परमाणु को मैं मेटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर दो लिगेंड जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य बनने वाला कोण कितनी डिग्री का होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। तो ये ज्यामिति आपकी कैसी हो जाएगी? रेखीय ज्यामिति। अगर आपका संकरण होता है sp2, जब sp2 संकरण होगा तो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय ज्यामिति में मेटल आयन बिल्कुल बीच में रहेगा और फिर 3 लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मेटल और उससे जुड़ने वाले तीनों लिगेंड एक ही प्लेन में है। यहाँ पर बंद कोण का मान कितनी डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये जब हम तीनों लिगेंडों को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर ये त्रिकोणीय संरचना बनती है। इसे मैं बोल सकता हूँ त्रिकोणीय समतल संरचना। समतल इसलिए बोला है, देखिए जैसे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु से 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ये बीच में केंद्रीय धातु परमाणु, एक लिगेंड L, दूसरा लिगेंड L और तीसरा लिगेंड। तो देखो ये चारों केंद्रीय धातु परमाणु और तीनों लिगेंड एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है और इनके बीच का कोण कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का कोण हो गया, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय समतल। और प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री का। इस प्रकार से ये वाली ज्यामिति होगी। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके यौगिक का संकरण आता है sp3, मतलब एक S कक्षक हो और 3 P कक्षक हो। जब sp3 संकरण आता है तो ज्यामिति बनती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखो केंद्रीय धातु परमाणु इस प्रकार से बीच में रहेगा, बाद में 1, 2 और ये 3 लिगेंड इस प्रकार से रहेंगे और चौथा लिगेंड यहाँ पर। ये आपके चारों लिगेंड हो गए। अब देखिए आप इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाइए, त्रिकोण बनाइए और एक त्रिकोण आप यू बनाइए। बंद कोण का मान रहता है 109 डिग्री। देखो इस चीज़ को आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर बीच में है M, इसके बाद में इससे 3 लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित है, 1, 2 और ये 3 लिगेंड हो गए। इन 3 लिगेंडों के बाद में चौथा लिगेंड बिल्कुल इनके ऊपर की तरफ यूं व्यवस्थित रहेगा। समझ सकते हो आप आराम से इस ज्यामिति को? इस प्रकार से संरचना रहेगी। तो देखो ये एक नीचे की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है, 1, 2 और ये 3, ये 3 ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ऊपर की तरफ। इस ज्यामिति को चतुष्फलकीय ज्यामिति क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसमें 4 फलक होते हैं। एक तो नीचे वाला फलक, एक हम बात करें तो इस प्रकार से एक फलक हो जाएगा, दूसरा एक यहाँ पर तीसरा फलक और एक इधर चौथा फलक। कुल मिलाकर के इसमें फलकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 फलक होने की वजह से इसी ज्यामिति को हम क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय ज्यामिति बोलेंगे। बंद कोण, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये देखने में आपको ये कोण बड़ा लग रहा है लेकिन ये कोण भी 109 डिग्री का है। ये तिपाया स्टैंड होता है ना, जैसे एक तिपाया स्टैंड की जैसे कुर्सी है तो 3 पाये उसमें है और एक पाया ऊपर की तरफ और फिर 4 फलक है। उस प्रकार से ये व्यवस्थित होती है। देखो ये 3 प्रकार के संकरण में अब आपको याद क्या रखना है? sp संकरण रेखीय, sp2 त्रिकोणीय समतल, sp3 चतुष्फलकीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए इस बार आपका जो संकरण है उसमें 4 कक्षक नहीं है। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 4 है, एक S के
और 3 पी के हैं। मान लीजिए संकरण में इस बार आता है sp3d। जब आता है संकरण आपका sp3d, तब संरचना किस प्रकार की बनेगी? तो इस प्रकार के संकरण में संरचना बनती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। मतलब क्या होगा कि जैसे त्रिकोणीय समतल संरचना थी उसी प्रकार से 1, 2 और ये 3 लिगेंड तो एक ही तल में रहेंगे, इस प्रकार से एक ही प्लेन में रहेंगे। ये डैश 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 लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि केंद्रीय धातु परमाणु और उससे बंधित तीनों के तीनों केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर और उससे बंधित तीनों के तीनों लिगेंड, कुल मिलाकर चारों तत्व एक ही प्लेन में है। तो ये तो त्रिकोणीय हो गई, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ पर क्या है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। तो द्विपिरामिडी का मतलब क्या होगा? एक पिरामिड यूँ ऊपर की तरफ बनेगी एक, और एक यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगी। अब आप ध्यान से समझना, अब जो ये ऊपर की तरफ है ये वाला लिगेंड इन लिगेंडों के साथ सबके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। देखिए ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। हर के साथ, ये इसके साथ भी 90 है, ये इसके साथ भी 90, ऊपर की तरफ है तो। और सेम टू सेम अगर ये नीचे की तरफ है तो भी ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि जो ऊपर और नीचे वाले हैं ये तो बनाएंगे 90 डिग्री का, और जो तल वाले हैं ये इसके सापेक्ष 120 डिग्री, ये इसके सापेक्ष 120 डिग्री। लेकिन विशेष बात ये है कैसे? जैसे मान लो आप इन्हें तल में ले लिया तो मान लीजिए ये लिगेंड, ये जो है ये वाला जो लिगेंड है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये इसके सापेक्ष 90 है, इधर वाले के सापेक्ष भी ये क्या है? 90 का है, और इसके सापेक्ष भी ये क्या है? 90 डिग्री का है। कुल मिलाकर के 3 कोण बना रहा है समतल में, इसलिए इसे अपन त्रिकोणीय, और 2 पिरामिड ऊपर और नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बंद कोण का मान प्लेन वाले एक तल वालों का 120 डिग्री, और प्लेन के एक्सिस पर उपस्थित है जो ऊपर और नीचे की तरफ उपस्थित है उन्हें हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये तो बात हुई आपकी sp3d संकरण की। अब देखिए यदि संकरण हो dsp2, अगर संकरण हो आपका dsp2, इसमें देखो 1, 2 और 2 ये 4, कुल कक्षकों की संख्या कितनी हुई है? 4। जब इस प्रकार का कोई संकरण हो तो संरचना बनती है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। इस संरचना में क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु और इससे बंधित होने वाले चारों के चारों लिगेंड, 1, 2, 3 और ये 4। ये कैसे पता चलता है 4 लिगेंड है? देखो जितने कक्षक होते हैं उतने ही लिगेंड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 1, 2 और 2 ये 4, तो जितने कक्षक है उतने ही लिगेंड होंगे। तो यहाँ पर हम 1, 2, ये तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड, ये सारे के सारे एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो वर्ग समतलीय, नाम से ही पता चल रहा है कि एक वर्ग का तो ये निर्माण कर ही रहे हैं। देखो कैसे? जैसे ये आपकी यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 2 लिगेंड, 1 और ये 2, ये तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है किसी भी बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री। तो 360 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण हो जाएगा।
इस प्रकार से अगर हमारा संकरण आया वर्ग समतलीय, मतलब संकरण आया आपका DSP2, तो ज्यामिति किस प्रकार की हो जाएगी? वर्ग समतलीय। अब हम अंतिम संकरण की बात करेंगे। अंतिम संकरण में जैसे अंतिम संकरण है आपका, अगर संकरण हो DSP3 या हो सकता है SP3D, 1, 2 और 3 ये वाले हो गए, कुल कितने हुए? 5। इसमें भी 1, 3 ये वाले 4 और 1 5। अगर इस प्रकार का कोई संकरण आए तो ज्यामिति सदा बनती है अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय ज्यामिति किस प्रकार से होती है? देखिए, इसको बना करके बताते हैं आपको। अष्टफलकीय ज्यामिति में क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु बीच में रहेगा, फिर 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पर आप होगा D2SP3 और यह हो आपका SP3D2, मतलब कुल कितने हैं? 2, 3 और 3 ये 6। अगर 6 लिगेंड हो तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी। हाँ, ये हो गया 4 और 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों रहेंगे एक ही तल में इस प्रकार से। फिर एक लिगेंड रहेगा यूं ऊपर की तरफ और एक लिगेंड रहेगा यूं नीचे की तरफ, यूं। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु बीच में 1, 2, 3 और ये 4 तो इस प्रकार से एक प्लेन में रहेंगे, 5वां ऊपर और 6ठा नीचे। तो ये इसके सापेक्ष यूं संरचनाओं का निर्माण करते हैं। सेम टू सेम अगर यहां पर कोई लिगेंड है, मतलब ये तल के या तो ऊपर है या तल के नीचे की तरफ है। इस प्रकार से कुल मिलाकर बात क्या हुई? ये कोण है 90 डिग्री का और ये वाला जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ये तल के या तो ऊपर की तरफ है या तल के अंदर की तरफ है, तो इसका भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये इस प्रकार की ज्यामिति किसकी होती है? अष्टफलकीय यौगिकों की। तो यहाँ पर हमने संरचना के आधार पर यौगिक कितने प्रकार का होता है या संकरण के आधार पर यौगिक की ज्यामिति किस प्रकार से होगी, इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे यौगिकों की रंग की। रंग के बारे में कॉलिंग ने यह बताया था कि यदि किसी परमाणु या संकुल यौगिक है या उपसहसंयोजक यौगिक है, संकरण के पश्चात यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यौगिक रंगीन होगा, रंगीन होगा। परंतु यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो यौगिक रंगहीन होगा। ये सारी चीज़ें हम वैसे एक एग्जाम्पल करेंगे तब और अधिक ढंग से समझ में आएगा। और अंत में हम बात करते हैं
चुंबकीय गुणों की उपसय संयोजक यौगिक किस प्रकार का चुंबकीय गुण प्रकट करते हैं। तो इसके लिए भी वही है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो यौगिक होगा आपका, उपस्थित है तो यौगिक होगा आपका अनुचुंबकीय, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है। अनुचुंबकीय वे यौगिक होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित या आकर्षित होते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो आपका यौगिक होगा प्रति चुंबकीय, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थी आपके संयोजकता आबंध सिद्धांत की। इसके बाद में इसकी कुछ कमियां भी रही थी, लेकिन कमियों को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी सहायता से आपको इस चीज़ का पता चले कि किस प्रकार से संकरण की गणना की जाती है और संकरण का पता चलने के बाद में यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगे CONH3 की होल 6 +3, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल CONH3 होल 6 और यहाँ पर आवेश आ गया आपका +3। सबसे पहले तो इस प्रकार का यौगिक है तो हम उसकी IUPAC नामकरण करते हैं। देखो लिगेंड 6 है तो हेक्सा एमीन, और समन्वय मंडल पर धनावेश है तो केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य नाम लिखा जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट की आप यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। लास्ट में आपको पता है ये एक धनायनिक स्पेसीज है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, आयन। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर है, अक्स मानते हैं, अक्स प्लस 6 लिगेंड है और NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है, तो 6 × 0 इजिकल टू प्लस का 3, तो अक्स इजिकल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई 3, मतलब यहाँ पर कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ गई थी। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है कोबाल्ट का 27। तो अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 और 4s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। आपको भरने कितने हैं 27 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। इस प्रकार से अब आप देखो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आई थी। तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई थी 3 आई थी। तो ये तो है इसकी उदासीन अवस्था। आपको क्या पता लगाना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा कि इसके बाहरी कोश से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s0। ये इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। इतना काम करने के बाद में हम यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, आप यहाँ पर 4s0 लिखने के बाद में आप 4s2 लिखने के बाद में आप 4p0 लिख सकते हो, 4d0 भी लिख सकते हो। अब देखिए हम यहाँ पर 3d 4s 4p 4d का कक्षीय विन्यास लिखते हैं। कक्षीय विन्यास
आपको पता है डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया आपका 3D। 4s तो 0 होगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए ना, तो 4s 0 हो जाएगा, एक इस यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चला गया, यह आपका हो गया 4s, यह है आपका 4p। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इतना काम कर दिया, ये हो गया CONH3 +3 का कक्षीय विन्यास। अब आगे का काम होता है आपके लिगेंड का। यहाँ ये बताया जाता है कि NH3 मतलब लिगेंडों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो लिगेंड होते हैं प्रबल लिगेंड, एक लिगेंड होता है दुर्बल लिगेंड। लेकिन प्रबल लिगेंड, कौन सा लिगेंड प्रबल होगा, कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा, ये बात VBT नहीं बताती, ये बात बताती है आपको CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन हम यहाँ पर क्या है कि हमें VBT ने ये सारी की सारी गणना करके बताया था, तो हमें यहाँ पर ये जरूर पता होना चाहिए कि NH3 है जो लिगेंड, प्रबल है लिगेंड या दुर्बल है लिगेंड। तो यहाँ पर बताया क्या जाता है कि NH3 एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। अब देखो प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड का प्रभाव क्या होगा कि जैसे ही प्रबल लिगेंड आकर के इनके कक्षकों में अतिव्यापन करते हैं तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाते हैं। तो NH3 एक प्रबल लिगेंड है, अतः युग्मन संभव है, संभव होगा। मतलब क्या होगा कि ये तो है आपके किसके कक्षक है, CO+3 के कक्षक है, और जब इन पर आकर के लिगेंड लोन पेयर दान करेगा तो जैसे ही लिगेंड करीब आएगा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आप ये मान करके चलिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। होता क्या है, 1 2 ये तो पहले से युग्मित था, जोड़ा बना हुआ है पहले से, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 2 कक्षक खाली हो गए। ये 4s खाली है, 4p वैसे भी खाली है। ये 4s और ये 4p हो गया। अब आपको पता है आपके पास में लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6, और प्रत्येक लिगेंड के पास में एक लोन पेयर है। ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, और ये इसका लोन पेयर। कुल कितने लिगेंड हो गए, 4, ये 5 और ये आपका हो गया 6। और प्रत्येक लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में क्या दान करता है, अपना लोन पेयर दान करेगा। तो यहाँ पर ये बंध कौन सा बन गया, उपसह संयोजक बंध बन गया। अब ध्यान से समझना इस बात को। ये NH3 जो अमोनिया है, यहाँ पर अपन बोलेंगे इसे एमीन, लिगेंड के रूप में ये एमीन ही बोली जाएगी। तो एमीन धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहा है। अतिव्यापन के पश्चात अब ये जो कक्षक हैं, इन कक्षकों को हम संकरित कक्षक बोलेंगे। और संकरित कक्षक हैं कितने, देखो D के 5 कक्षक होते हैं, 5 में से संकरण में केवल 2 ही भाग ले रहे हैं, एक S भाग ले रहा है और 3 P भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या हो जाएगी, संकरण। केवल D वाले ये 2 भाग ले रहे हैं, देखो D के 2, S का 1 और P के 3, तो संकरण हो जाएगा D2sp3, P के 3 है, 1 2 और ये 3, D2sp3। अब ध्यान से समझना,
एक चीज़ और स्पष्ट होती है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शुरुआत में जब संकरण में यदि शुरुआत में डी कक्षक आता है, तब आपका एक जो कॉम्प्लेक्स है या जो आपका उपसंयोजक यौगिक है वो होता है आंतरिक चक्रण संकुल। और यदि यही संकरण यहाँ पर होता sp3d2, मतलब डी कक्षक बाहर वाले या बाहरी कोश के काम में आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम बाह्य चक्रण संकुल। तो यहाँ पर यौगिक आपका कैसा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा आंतरिक डी कक्षक काम में आ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अंतः चक्रण संकुल। और जो अंतः चक्रण संकुल है इसी को हम बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल। दो चीज़ों के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो ही गई। एक संकरण के बारे में हमें और क्या पता चलता है, संकरण के आधार पर ज्यामिति का। तो हमने इससे पहले एक टेबल बनाई थी, उस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि अगर ज्यामिति है, मतलब संकरण आपका DsP3 है या sp3d2 है, अगर इनमें दोनों में से मतलब D2sp3 हो या sp3d2 संकरण हो, ज्यामिति कैसी बनती है, ज्यामिति बनती है अष्टफलकीय। तो ज्यामिति हो जाएगी इसकी अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय ज्यामिति किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अष्टफलकीय ज्यामिति में क्या होता है कि बिल्कुल बीच में आएगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो जाएगा, CO कोबाल्ट। फिर आपके इस प्रकार से लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड है वो उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम उपसंयोजक बंध का प्रदर्शन करेंगे। और ये लिगेंड NH3 NH3 और यहाँ पर भी NH3। एक NH3 यूँ ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा NH3 यूँ नीचे की तरफ। और इस पूरे के पूरे समन्वय मंडल पर चार्ज कितना दिया हुआ है आपको, +3। ये ज्यामिति हो गई और ये ज्यामिति का नाम हो गया। और किसके बारे में पता चलता है, देखिए यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो यौगिक का रंग कैसा हो जाएगा, रंग होगा रंगहीन, कलरलेस, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। और अगर हम बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी कैसी होगी, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो हमने पढ़ा है कि यौगिक कैसा होता है, प्रति चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से हम यौगिक का संकरण निकाल सकते हैं, उस यौगिक का पता लगा सकते हैं कि यौगिक अंतःचक्रण संकुल है या बाह्य चक्रण संकुल है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है। ये था आपका संयोजकता बंध सिद्धांत का एक उदाहरण। और हम बात करेंगे इसके बाद में कुछ अन्य उदाहरणों की। ये प्रयास किया जाएगा कि आपको प्रत्येक संकरण का एक एक उदाहरण करवा दिया जाए, ताकि आपको उसकी ज्यामिति का, उसकी संरचना का पता चल जाए। ठीक है, अब आगे की आज हमने क्या पढ़ा है, संयोजकता अबंध सिद्धांत और उससे रिलेटेड उदाहरण। अगली क्लास में बात करेंगे इसके अन्य उदाहरणों की।